हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं मिस्टर हॉरर हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, एक गर्मी की दोपहर, एक इंसान जो जंगल में खो जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटता है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। रास्ते में एक अजनबी मिल जाता है जो दिखने में तो मासूम लगता है पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या आप इस रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी जब विजय एक पहाड़ी इलाके में ट्रेकिंग करने निकला था। वो एक अनजान रास्ते पर चला गया और घने जंगलों में गुम हो गया। कई घंटों तक जंगलों के बीच भटकने के बाद उसे एक सड़क मिली, पर वो इतना थक चुका था कि उसे यह भी नहीं पता था कि अब किस दिशा में जाना है। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और कार की ओर वापस चल पड़ा। विजय एक शांत गांव में रहता था जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास था। वहां के ऊंचे पहाड़ और घने जंगल इस इलाके को और भी रहस्यमय बनाते थे। जब वो कार में बैठा, उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो बस चाहता था कि किसी तरह घर पहुंच जाए और आराम कर सके। रास्ता करीब 15 मील का था। वह सोच ही रहा था कि कैसे इतनी लंबी दूरी तय करेगा। तभी उसने एक भारी शरीर वाला आदमी देखा जो सड़क के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। विजय ने सोचा कि वो आदमी भी शायद उसी हालात से गुजरा होगा जिससे वो अभी अभी गुजरा था, थका हुआ और घर जाने को बेताब। इसलिए उसने अपनी कार रोकी और इशारे से उसे अंदर आने को कहा। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, उसकी भारी सांसें और उसके पसीने से तरबतर शरीर देखकर विजय को अंदाजा हो गया कि ये सफर उसके लिए भी आसान नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं? विजय ने पूछा। उस आदमी ने बताया कि वो एक छोटे से गांव की ओर जा रहा है जो विजय के रास्ते में ही पड़ता है। बातचीत शुरू हो गई। आदमी ने बताया कि उसका नाम रघु है और वो एक समय में निर्माण कार्यों में मशीन चलाने का काम करता था। लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ गई थी। घर पर बैंक का कब्जा होने वाला था और अब वह एक अवैध तरीके से अपने ही घर में रह रहा था। विजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रघु की एक बात और थी जो विजय की नजर में आई। उसका एक हाथ नकली था, भारी प्लास्टिक का बना हुआ, और उसमें एक मेटल का हुक लगा था। बातचीत हल्की फुल्की रही, पर तभी रघु ने एक बेहद अजीब कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले एक भयंकर तूफान आया था, रघु ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एक औरत का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उस तूफान के बीच। सड़क इतनी बुरी हालत में थी कि कोई गाड़ी वहां नहीं चल सकती थी। पर मेरे पास बैकहो था, एक बड़ी मशीनी गाड़ी। मैंने उस औरत को अपने बैकहो के बकेट में डाला और पूरे 30 मील दूर अस्पताल तक ले गया। विजय को यह कहानी कुछ अजीब लगी। रघु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खामोश खौफ। विजय ने महसूस किया कि शायद रघु ने सच छुपाने के लिए कहानी में कुछ फेरबदल कर दिया हो। हो सकता है कि उस महिला की मौत हो चुकी हो और रघु ने उसके शव को कहीं छुपा दिया हो। विजय के दिमाग में खौफ और शक के बादल मंडराने लगे, पर उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। जैसे ही वो रघु के बताए हुए गांव के पास पहुंचे, रघु की बातें और खतरनाक हो गईं। उसने विजय से बेहुदा और अनुचित बातें करनी शुरू कर दी, मानो उसकी कोई बुरी मंशा हो। विजय को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। रघु अब कार से उतरने का नाम नहीं ले रहा था और उसका भारी नकली हाथ विजय की ओर उठने लगा। विजय को तुरंत एहसास हुआ कि वो खतरे में है। विजय ने अपनी आंखें रघु की आंखों में गड़ाए रखीं, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स सीखा हुआ था और वो जानता था कि अगर उसने नजरें हटाई तो रघु उस पर हमला कर देगा। रघु का चेहरा भयंकर था। उसकी भारी सांसें विजय की नसों को और भी तनाव में डाल रही थीं। पर विजय ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आखिरकार कुछ पलों की खामोशी के बाद रघु ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। विजय ने तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डाला और वहां से तेजी से निकल गया। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं, पर उसने खुद को संभाला और सोचा, ये सबसे खतरनाक आदमी था जिससे मैं कभी मिला हूं। विजय को लगा कि उसे पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। पर मन के एक कोने में उसे ये एहसास हो रहा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। विजय कार से भाग तो गया था, लेकिन उसके मन में रघु की बातों का खौफ गहराई तक समा चुका था। जब वो अपने गांव पहुंचा, आसमान पर काले बादल छा चुके थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव की शांत गलियां
अब अंधेरे में खुलने लगी थी। घर पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उस रात नींद विजय की आंखों से कोसों दूर थी। उसे रघु की भयंकर हंसी और उसकी नकली हाथ की ठक ठक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, मानो वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा, क्या मैं उसे दोबारा कभी देखूंगा या फिर वो बस एक खतरनाक सपना था। सुबह का सूरज उगते ही उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे यह एहसास था कि यह सब सच था। अगले कुछ दिन विजय के लिए बेहद अजीब और तनावपूर्ण रहे। वह जहां भी जाता उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो अपने घर से बाहर कदम रखने से भी कतराने लगा। गांव के लोग भी उसकी अजीब हरकतों को नोटिस करने लगे थे। एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पुजारी पंडित श्याम जी ने विजय को बुलाया। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी बेचैनी है, क्या बात है? पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, ये जंगल और पहाड़ियां कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। यहाँ पर कई सदियों से अजीब घटनाएं होती आई हैं। अगर तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव हुआ है तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। विजय ने पंडित जी को रघु के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। पंडित जी का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, रघु, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। कुछ साल पहले इस गांव के पास एक आदमी की लाश मिली थी। उसके हाथ में वही नकली हाथ था जिसका तुमने जिक्र किया। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लाश? क्या आप कह रहे हैं कि वो आदमी मर चुका है? विजय ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उस आदमी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और वो आज भी उन रास्तों पर भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उसे लिफ्ट देता है वो आदमी उसे अपने साथ एक रहस्यमय अंत तक ले जाता है। विजय को अब समझ में आ गया था कि जो कुछ उसने देखा वो कोई सामान्य इंसान नहीं था। रघु का भूत अब उसके पीछे था और शायद वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। पंडित जी ने विजय को एक उपाय बताया। तुम्हें उस रास्ते पर फिर से जाना होगा जहां तुमने रघु को लिफ्ट दी थी। उस स्थान पर एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। विजय को यह सुनकर झटका लगा। वापस उसी जगह पर जाना, वो जगह जहां उसने रघु से मुलाकात की थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे हर हाल में इस खौफनाक सपने से बाहर निकलना था। पंडित जी ने उसे एक धागा दिया जो उसके लिए सुरक्षा का प्रतीक था। यह धागा तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पूजा के दौरान किसी भी तरह का डर या संकोच तुम्हारे मन में ना आए। विजय को अब यह यात्रा करनी थी, वो भी उसी रास्ते पर जहां से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अगले ही दिन विजय ने अपना सामान तैयार किया और पंडित जी के साथ उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसने रघु को पहली बार देखा था। रास्ते में पेड़ की शाखाएं हवा से अजीब सी आवाजें कर रही थीं और हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। विजय ने पंडित जी से पूछा, क्या ये सब वाकई में मेरे साथ हो रहा है या ये बस मेरा डर है? पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, इस जगह पर बहुत से ऐसे रहस्य दफन हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं है, पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हो, हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां विजय ने रघु को पहली बार देखा था, फिर मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और हवाएं तेज हो गई। पंडित जी ने विजय को इशारा किया कि पूजा की तैयारी शुरू की जाए। विजय ने धागा पर कसकर बांधा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक आवाज आई। ये वही भयानक ठक ठक की आवाज थी जो विजय ने उस रात सुनी थी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे शांत रहने को कहा। यह उसकी आत्मा है। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, वो आ रही है। विजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। ठक ठक की वह भारी आवाज जो वह पहले सुन चुका था अब और भी करीब लग रही थी। आसमान में बादल गहराने लगे थे और अंधेरा जल्दी से फैलने लगा। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो विजय के शरीर को कंपा रही थी। पेड़ के पत्ते हवा के साथ सरसराने लगे, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उन पर झपटा मारने वाला हो। पंडित श्याम जी ने विजय को अपने पास आने का इशारा किया और मंत्र पढ़ने लगे। तैयार रहो विजय, पंडित जी ने गहरे स्वर में कहा। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे वश में करना आसान नहीं होगा। हमें हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। जैसे ही पंडित जी ने पूजा की सामग्री निकाली, अचानक पेड़ों के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। विजय की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि वो वही रघु था।
उसके नकली हाथ का मेटल हुक, जो पहले से भी भयानक लग रहा था, अब अंधेरे में चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और क्रोध दिखाई दे रहा था। तुम फिर आ गए? रहू की आवाज किसी घने जंगल में गूंजने वाली गूंज की तरह थी। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पंडित जी की ओर देखा, लेकिन पंडित जी का चेहरा शांत और दृढ़ था। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया, लेकिन रहू की उपस्थिति अब और भी ताकतवर हो गई थी। विजय के चारों ओर हवा का बहाव तेज हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। विजय, ध्यान केंद्रित करो। पंडित जी ने उसे चेतावनी दी। तुम्हारी हिम्मत ही इसे हराने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन विजय के लिए अब खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी रहू की भयंकर हंसी फिर से गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? रहू ने भयानक आवाज में कहा। तुमने उस दिन मुझे लिफ्ट दी थी, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। विजय को लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। उसकी आंखों के सामने वही भयावह दृश्य चलने लगे, जब उसने पहली बार रघु को अपनी कार में बिठाया था। हर बात, हर लम्हा अब और भी डरावना लग रहा था। अचानक उसके कानों में एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह आवाज रघु की थी, जो अचानक धुंधली होती जा रही थी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों से हवा में कुछ इशारे किए। विजय ने देखा कि रघु की आकृति अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, मानो कोई धुएं का गुबार हो। लेकिन विजय जानता था कि यह अंत नहीं था, कुछ और बड़ा और डरावना होने वाला था। यह सिर्फ शुरुआत है, पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना अभी बाकी है। विजय के माथे से पसीना बहने लगा था। अब क्या करना होगा? उसने कांपते हुए पूछा। पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें उस जगह पर जाना होगा जहां रघु की आत्मा बंधी हुई है। वहीं उसका असली अंत होगा, लेकिन वह जगह बेहद खतरनाक है। बहुत कम लोग उस जगह तक पहुंच पाए हैं, और जो गए वो कभी वापस नहीं लौटे। विजय ने घबराते हुए कहा, कहाँ है वो जगह? पंडित जी ने उत्तर दिया, नैनीताल के पास सातताल नामक जगह के जंगलों में। वहां एक पुराना खंडहर है जो अब वीरान पड़ा है। वहां कई सालों पहले रघु और उसके जैसे कई और लोग काम किया करते थे। कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिससे रघु की आत्मा वहीं बंधी रह गई है। विजय को अब यह समझ में आ चुका था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में उस जगह तक जाना होगा और रघु की आत्मा को शांत करना होगा, नहीं तो वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। अगले दिन विजय और पंडित जी नैनीताल के लिए निकल पड़े। सफर लंबा और थकान भरा था। जैसे जैसे वे साताल के करीब पहुंचे, वातावरण और भी अजीब होने लगा। हरियाली से भरे जंगल अब सूने और डरावने लगने लगे थे। साताल के जंगल में घुसते ही विजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पंडित जी ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन विजय का डर अब काबू से बाहर होता जा रहा था। अचानक एक सूखा पेड़ उनके सामने गिर पड़ा और हवा में फिर वही ठक की आवाज गूंज उठी। विजय ने देखा कि पेड़ों के बीच से वही धुंधली आकृति फिर से उभर रही थी। इस बार रघु और भी भयंकर लग रहा था। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो गई थीं और उसके मेटल हुक तक रही थी। तुम मेरे पास आ रहे हो? रघु की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। यहां कोई नहीं बच पाएगा। जंगल के अंदर गहराई में उतरते ही अजीब सी ठंडक विजय के शरीर में उतर गई। चारों ओर की खामोशी इतनी गहरी थी कि विजय को अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। पंडित श्याम जी के चेहरे पर अब भी गंभीरता थी, लेकिन उनके कदम अब धीमे पड़ने लगे थे। हम उस जगह के पास हैं, पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कहा। सावधान रहना विजय, यह वह स्थान है जहां रघु की आत्मा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। विजय ने देखा कि उनके सामने एक टूटा फूटा खंडहर था जो सालों से वीरान पड़ा था। पत्थरों की दीवारें काई से ढकी थीं और जगह जगह झाड़ियों ने उसे घेर लिया था। यह जगह किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रही थी। हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच विजय ने वही ठक ठक की आवाज सुनी जो उसे हर बार रघु की उपस्थिति का एहसास कराती थी। यही है, पंडित जी ने कहा। रघु की आत्मा यहीं कैद है, हमें उसे यहीं शांत करना होगा। विजय का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी साफ साफ देखने में सक्षम नहीं थीं।
तभी एक भारी हवा का झोंका आया और रघु की भयानक आकृति फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। तुम मुझे यहां से मुक्त करने आए हो? रघु ने भयानक आवाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम सोचते हो कि मैं यहां शांति से सोऊंगा? विजय के रोंगटे खड़े हो गए। रघु की आवाज अब और भी भयानक और प्रतिशोध से भरी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और उसका मेटल हुक अब और भी चमक रहा था, जैसे वह विजय की ओर झपटने वाला हो। रघु, पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा अब और नहीं भटक सकती। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया से विदा लो और शांति पाओ। रघु ने पंडित जी की ओर देखा और उसकी हंसी फिर से गूंज उठी। शांति? उसने कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। उन सब से जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगा जब तक मैं सबको खत्म न कर दूं। विजय ने पंडित जी की ओर देखा, लेकिन अब उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। रघु की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने विजय को संकेत किया कि वह पीछे हट जाए, लेकिन विजय अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने दिल में हिम्मत जुटाई और रघु की ओर देखा। रघु, तुमने बहुत दुख झेला है, विजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन अब तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। अगर तुम यहां रहोगे तो तुम्हारी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। मैं जानता हूं कि तुम बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन इस आग में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व भी। रघु ने विजय की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही क्रोध और नफरत थी। वह एक पल के लिए रुका और फिर अचानक उसकी आकृति और भी विशाल हो गई। पैरों से तेज हवा चलने लगी और वातावरण और भी भयानक हो गया। तुम नहीं पता कि मैंने क्या सहा है? रघु की आवाज अब गूंजती हुई थी। तुम्हें नहीं पता कि कैसे मैं हर दिन उस दर्द से गुजरता हूं। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता जिसने मुझे धोखा दिया। वह लड़की, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विजय ने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि यह वही दर्द और धोखा था जिसने रघु की आत्मा को इस दुनिया में बांधे रखा था। वह जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे रघु को माफ करने के लिए राजी करना होगा। रघु, विजय ने कहा, उस लड़की ने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, लेकिन बदले की आग तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। अगर तुम उसे माफ कर दो तो शायद तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। रघु की आंखों में एक पल के लिए दर्द और आक्रोश की लहर दौड़ गई। वह कुछ पल के लिए खामोश रहा और फिर उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। विजय और पंडित जी ने देखा कि वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष दिखाई दे रहा था, मानो उसने अपनी सारी नफरत और क्रोध को पीछे छोड़ दिया हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवाएं थम गई और विजय ने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके सीने से उतर चुका है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और विजय की ओर देखा। तुमने उसे मुक्त कर दिया विजय, पंडित जी ने कहा। रघु की आत्मा अब इस दुनिया से विदा हो चुकी है। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने महसूस किया कि इस पूरे संघर्ष में उसने बहुत कुछ खो दिया था, अपनी मासूमियत, अपने सपने और शायद कुछ हद तक खुद को भी। लेकिन साथ ही उसने जान लिया था कि जिंदगी में कुछ चीजें माफी और शांति से भी बड़ी होती हैं। विजय और पंडित जी वापस गांव लौट आए। रात गहरी थी, लेकिन आसमान में अब एक चमकीला चांद था। विजय को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में एक संतोष था कि उसने रघु की आत्मा को मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की ओर एक हल्की सी धुंध उठ रही थी और उसे महसूस हुआ जैसे रघु की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं उसका पीछा कर रही हो, जैसे किसी अदृश्य साए की तरह। और तभी उसे समझ आया, यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था।